देखूं तो यहाँ पे आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पे छोटा सा है जो बहुत सालों से है, राइट। लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जो बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो उसको बड़ा होने नहीं देगी और वो उसको वहीं रोक के रखेगी, कैंसर सेल की तरह। समझना होगा विटिलिगो, इसको आसान भाषा में आसान रखिए, इसको वाइट पैचेस बोल सकते हैं। वाइट पैचेस जो क्लियरली आंखों से आपको दिखे और वो बाकी बॉडी के स्किन के कलर से थोड़ा ज़्यादा चमक रहा हो, अलग दिख रहा हो, तो यही होता है। ये इसे विटिलिगो आप बोलेंगे। तो उसको डायग्नोस करने का यही एक तरीका है कि आंखों से दिख रहा है और वाइट पैच है, तो आप इसको साधारण भाषा में विटिलिगो बोल देंगे। तो ये तो हुआ एक बात डायग्नोसिस की। अब ये होता क्यों है, और ये है आपका, साथ ही में आपने ये पूछा, इसको थोड़ा समझना होगा। ये ऑटोइम्यून डिजीज है और होता क्यों है उसका ये कारण है, जिस तरह से हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके बॉडी में कैंसर सेल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं भी अपना थायराइड में अगर चेक करूंगा बायोप्सी करा के, तो कैंसर ही निकलने वाला है, राइट। 100% लोगों का, 100% लोगों का, 40 साल से ऊपर के लोगों का। और प्रोस्टेट में अगर चेक करेंगे 70%, हर 10 में से 7 लोगों का। और अगर ब्रेस्ट में चेक करेंगे हर 10 में से 4 महिलाओं का। तो लेकिन इतने लोग कैंसर से मरते तो नहीं है कि सबके थायराइड में कैंसर है, सबके नहीं थायराइड कैंसर से मरते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी साथ साथ उसको मारती जाती है। फिर कैंसर सेल बनते हैं, फिर कैंसर सेल को बॉडी की इम्यूनिटी मारती जाती है। तो ये एक लगातार बैटल चलता रहता है पूरे जीवन भर। लेकिन वो बैटल बड़ी शांति से चलता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कैंसर सेल अभी थोड़े से बने हैं। लेकिन थोड़े बहुत कैंसर सेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम सबके जीवन में होता है। लेकिन वो कभी कुछ लोगों के लिए वो कैंसर सेल ज्यादा हावी होने लगते हैं, जिस स्पीड से वो बन रहे हैं उस स्पीड से इम्यूनिटी मार नहीं पाती है, तो इससे वो लोग फिर कैंसर से मरते हैं। उनको कैंसर का पेशेंट बोलते हैं। कैंसर सेल के बॉडी में होने से ही आप कैंसर पेशेंट नहीं बन जाते। अब आते हैं हम बात विटिलिगो पे। जो उदाहरण मैंने दिया उसको यहाँ पे आप जोड़िए। वो ये कि हम सबके, इस बात को ध्यान सुनिए, आज से पहले शायद ही किसी डॉक्टर ने आपको बताया होगा, जिस तरह से हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू डाई ऑफ इट। ऑफ कोर्स वेरी फ्यू आर गोइंग टू डाई ऑफ इट। सिमिलरली हम सबके बॉडी में विटिलिगो भी होता है, 99% लोगों के, इफ नॉट 100% विटिलिगो। कैसे? मैं, जो ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, आपको एक टास्क देना चाहता हूं कि आप एक दिन अपने बॉडी को पूरे अच्छी तरह से आप उसको इंस्पेक्शन कीजिए। अपने हाथ को देखिए और एक स्किन को गौर से देखिए। जहां आप पीछे देख नहीं पाएंगे किसी का मदद लीजिए कि वो गौर से देखे, या वीडियो बनाए या फोटो बना के आपको दिखाए, राइट, या खुद देखे। तो आप पाएंगे कि हम सबके बॉडी में, सभी के बॉडी में कहीं ना कहीं छोटा सा पैच की तरह दाना दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल पैच दिखेगा जिससे आप विटिलिगो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो मैं अपनी बात करता हूं, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पे छोटा सा है जो बहुत सालों से है, राइट। लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जो बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो उसको बड़ा होने नहीं देगी और वो उसको वहीं रोक के रखेगी, कैंसर सेल की तरह, राइट। तो लेकिन कभी मेरा ध्यान भी नहीं किया, जिस तरह से आप में से बहुत लोगों का ध्यान नहीं किया कि वो इतना छोटा है, इतना इग्नोरेबल है कि हमारा ध्यान गया ही नहीं, और कभी गायब भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से विटिलिगो अगर हम बाय डेफिनेशन बोलें तो सारे के सारे विटिलिगो पेशेंट है। जिस तरह से बाय डेफिनेशन अगर बोलें कि बायोप्सी के आधार पर कैंसर पेशेंट डिसाइड होता है, बाय डेफिनेशन सभी लोग कैंसर पेशेंट कहलाएंगे। लेकिन सभी लोग ना तो बायोप्सी कराते हैं, ना सभी लोग उससे कोई तकलीफ है कैंसर सेल की बॉडी के अंदर होने से। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, ना ही मैंने कभी ध्यान दिया, लेकिन ध्यान गया तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरह से तो व्हाइट पैच छोटा मोटा सबके बॉडी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उसको वहीं पे रोक सकते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको वहीं रोक सकती है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है, और ऑटोइम्यून रिएक्शन मतलब कि अब बॉडी की जो एबिलिटी उसको वहीं रोकने की वो खत्म हो जाती है, और वो ऑटोइम्यून रिएक्शन अगर चलता रहेगा लगातार तो वो जो पैचेस है वो बढ़ते रहेंगे। ऑटोइम्यून रिएक्शन, इसको समझना होगा कि कुछ चीज़ों से ऑटोइम्यून रिएक्शन हो सकता है और उन चीज़ों को नहीं छोड़ने से वो रिएक्शन बढ़ता रहेगा। अब वो जो छोटा सा इनविजिबल दिखने वाला पैच धीरे धीरे ग्रो करेगा। जिस तरह से वो छोटा सा कैंसर सेल कुछ लोगों में वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है जब हमारी इम्यूनिटी उतनी शक्तिशाली नहीं रहती है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो दैट इज व्हाट इज विटिलिगो। ये कोई डेडली डिजीज नहीं है, लेकिन हाँ ऑटोइम्यून रिएक्शन है। ऑटोइम्यून रिएक्शन को आपने इंटरफेयर नहीं किया तो वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। फैलते फैलते पूरे बॉडी के हर कोने तक जब फैल गया तो बॉडी का कलर ही पूरी तरह बदल गया। अब पूरे बॉडी का कलर एक जैसा हो गया तो फिर आपको हो सकता है कोई लोग ध्यान ना दें कि आपको विटिलिगो था, क्योंकि पूरा बॉडी एक जैसा दिख रहा है। तो खैर ये एक और एस्पेक्ट हो गया इसका। लेकिन विटिलिगो इज नॉट अ डिजीज जो कि सिर्फ कुछ लोगों को होती है। हाँ, कुछ लोगों को वो फैलने लगती है, वो ऑटोइम्यून रिएक्शन बढ़ने लगता है। सो ये है मामला पूरा विटिलिगो का। कई बार ये भी कहा जाता है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से विटिलिगो होता है।
हाँ डेफिनेटली ऑटोइम्यून रिएक्शन जिस भी चीज़ से होगा उससे विटिलिगो होने के चांसेस हैं। रॉन्ग फूड से भी होता है। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करते हैं, वही वाले फूड बाकी के बॉडी में नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोगों के बॉडी में डेयरी प्रोडक्ट ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है, तो लेकिन उनकी प्रथा है कि डेयरी प्रोडक्ट पे कभी ध्यान नहीं गया कि ये भी कल्प्रिट हो सकता है, तो वो पूरे जीवन भर खाते रहते हैं और ऑटोइम्यून रिएक्शन कभी स्विच ऑफ होता नहीं है, और वो जो पैचेस है वो बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से क्योंकि उनको वो सस्पेक्ट में आया नहीं कि दूध भी हमारा नुकसान कर सकती है, सबका नहीं कर सकती लेकिन उसका उनका कर रही है, लेकिन उसने दूध जीवन भर छोड़ा नहीं, तो और वो पैचेस बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी और के लिए वो एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है जैसे मीट मछली, किसी तीसरे इंसान के लिए हर तरह का ग्रेन से ऑटोइम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है जैसे गेहूं से फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड दैट मे बी कॉजिंग द विटिलिगो। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे सस्पेक्ट्स हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों के बॉडी में ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर करते हैं और वो उसका असर स्किन में दिखता है। तो अब वो जिन चीज़ों से आपका ऑटोइम्यून रिएक्शन है उसके ट्रिगर को अगर बाई चांस रोक दें, राइट, तो फिर जितना जहां तक पहुंचा है वहीं पे वो पैचेस रुक जाएगा क्योंकि ऑटोइम्यून स्विच ऑफ हो गया है। लेकिन जो एक बार डैमेज हो गया वो फिर दिखता रहता है। पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो उनके भी जो पूर्वज हुआ करते थे, वो सभी कहा करते थे कि आप दूध और नमक अगर साथ में लेंगे तो उससे भी विटिलिगो हो जाता है। कुछ पुख्ते तरीके से नहीं कह सकते इसको, लेकिन यस, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। देखा जाए तो विटिलिगो कितने दिनों में ठीक हो जाता है? देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गन स्टमक के करीब होता है वो बड़ी तेजी से रिकवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक का कोई भी डिजीज अगर हो तो 2-3 दिन में रिवर्स होने लगता है, ठीक होने लगता है। स्टमक के आसपास हार्ट है, किडनी है, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीना 2 महीना। स्टमक से सबसे दूर कौन सा ऑर्गन है? आपका स्किन है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोला जाता है। तो स्किन में अगर कोई भी बीमारी है या स्किन में कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक होने में लंबा समय लगता है। कितना लंबा समय? 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, इतने लंबे समय लग जाते हैं। इस केस में मैं बता रहा हूँ, स्किन डिजीज, स्किन इज द आउटर लेयर, इट टेक्स टाइम। तो 1 से 2 साल तो मान के चलिए। क्या ये एक पैतृक बीमारी है? नहीं, थोड़े से परसेंटेज में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने तो आपको बताया अभी कि हम में से हर एक के बॉडी में एक आध छोटा मोटा पैच दिख ही जाएगा। तो जो चीज़ सभी के बॉडी में हो, चाहे उसकी मात्रा कम क्यों ना है, तो उसे हम जेनेटिक नहीं बोल सकते। होता क्या है कि जेनेटिक जैसे ही हम बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देता है, तो ना तो आप डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही उस पेशेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ को दे दिया जिसको बदल नहीं सकते हम। तो अक्सर आप गौर करेंगे कि आजकल डॉक्टर हर तरह की बीमारी को जेनेटिक बोल के वहीं पे उसको राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जेनेटिक नहीं बोलेंगे तो उनको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब ये एक्सप्लेन होने लगेगा तो ये भी समझ में आने लगेंगी कि लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने से हम ठीक हो सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों से डॉक्टर बचना चाहते हैं। तो बोल देते हैं डायबिटीज़ भी जेनेटिक है, हार्ट डिजीज भी जेनेटिक है, किडनी फेलियर जेनेटिक है, सारी बीमारियों को जेनेटिक नाम दे दिया सो दैट वी अवॉइड एनी एक्सप्लेनेशन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी तक करने को कह देते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, तो प्लास्टिक सर्जरी करवाना कितना उचित है? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बताया कि कारण क्या है, तो हमें तो सिर्फ इतना करना है, उन कारण को हटा देना है। तो प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, क्योंकि उसके अपने डैमेज भी होता है और कई बार वो इतना डैमेजिंग होता है जिस चीज़ की वजह से करा रहे थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए। जिनको ठीक होना है तो आसान तरीका तो यही है जो हम बोलते हैं DIP डाइट। तो जाहिर सी बात है, DIP डाइट में हमने शुरू से डेयरी प्रोडक्ट को मना किया हुआ है, एनिमल फूड को मना किया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट के लिए हमने अन्न जैसे गेहूँ या फिर रागी या इवन मिलेट्स या चावल भी हमने मना किया हुआ है। तो लेकिन खाए तो खाएं क्या, फिर रोटी कैसे खाएंगे? तो 0 ग्रेन आटे का रोटी हमने बोला है आप बनाओ, आप आटा खुद ही घर पे और उसी को खाओ, जिसमें मसूर की दाल ले सकते हैं 1 मुट्ठी कोकोनट पाउडर ले सकते हैं, 1 मुट्ठी चिया सीड ले सकते हैं, 1 मुट्ठी सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, और इनको जब मिक्सी में डाल के पाउडर बना देंगे तो वो हो गया 0 ग्रेन आटा। उसकी रोटी बनाइए, और वो जो रोटी बनेगी वो स्वादिष्ट भी होती है, पौष्टिक भी होती है, और वो एक रोटी खा लेंगे तो नॉर्मल रोटी के, गेहूं के 2 रोटी के बराबर की पेट भरने लगेगा। तो जिनको ठीक करना है उनको वो DIP डाइट माइनस इवन ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन्स को माइनस करके रोटी कैसे खाएं मैंने जस्ट बताया। ये तो हुई एक बात। साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, और जो ऑलरेडी पैचेस आए हैं उनको, एक तो फूड एज मेडिसिन जो मैंने अभी बताया कि फूड में क्या बदलाव करना है ताकि और ना फैले, और दूसरा जितना फैल गया उसे ठीक भी तो करना है, उसके लिए फिर आप थोड़ा बहुत होम्योपैथिक का सहारा ले सकते हैं। हमारे हिम्स हॉस्पिटल मेरठ में जब कैंप होता है महीने में एक बार, तो होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी बैठते हैं और इस तरह के स्किन इश्यूज के लिए उस पेशेंट को ध्यान रखते हुए कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक दवाइयाँ भी कुछ महीनों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, लोग ठीक भी होते हैं। तो ठीक कैसे होना है? नहीं, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए। तो क्या करें? सिर्फ जो डाइट वो तो अभी भी कर सकते हैं घर पे बैठे ही, जिसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और दूसरा, अगर मौका मिले तो थोड़ा सा होम्योपैथिक का भी सपोर्ट लें। होम्योपैथिक डॉक्टर आपके आसपास भी होंगे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं, और जो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते तो हमारे कैंप महीने में एक बार होता है। अगला कैंप
नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, दैट इज आई थिंक 19, 20, 21 मेरठ में है। वहाँ पे भी आ सकते हैं कैंप में, क्योंकि उस वक्त हमारे पास हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। आयुर्वेद भी होता है, एलोपैथ भी होता है, होम्योपैथ भी होता है, एक्यूप्रेशर भी होता है। क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे कैंप में, अलग अलग बीमारियों के आते हैं, किसी पे एक्यूप्रेशर ज़्यादा काम करेगा, किसी पे पंचकर्मा थेरेपी ज़्यादा काम करेगा, किसी पे होम्योपैथिक ज़्यादा काम करेगा, किसी में नेचुरोपैथी, किसी में पोस्चरल मेडिसिन, किसी में इन सबके कॉम्बिनेशन काम करेंगे। तो इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आपको अपने आंखों के सामने। और आपकी मान लो सिमिल्टेनियसली और भी कुछ दिक्कतें हैं बिसाइड विटिलिगो, तो उसके लिए भी होलिस्टिकली एक चार्ट बना के देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन चार्ट। तो वो एक बार दे दिया, वो 3 दिन कैंप में आप आ गए, और उसके बाद वो सारा कुछ घर पे जाके वैसे वैसे फॉलो करना है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। फॉर दैट मैटर विटिलिगो की बात करें या किसी और बीमारी को बात करें, हमें पेशेंट सेंट्रिक इलाज करना है, राइट। तो हमारे इतने सारे पद्धति हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग लोगों ने बनाया अपने अपने टाइम पे। किसी ने होम्योपैथी बनाया, किसी ने एलोपैथी बनाया, किसी ने एक्यूप्रेशर दुनिया को दिखाया, और भारत से आयुर्वेद आया। लेकिन अगर इन सबको हम जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन, कि हम पेशेंट सेंट्रिक इलाज, पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट को देख के उसको समझ के फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले पद्धति कितना पार्ट बॉडी में उसको चाहिए, और तो वो लिख के देते हैं, और वही हम बोलते हैं फॉलो करने का। तो आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू क्योर और टू रिवर्स विटिलिगो। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।